भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भारत ने अपने व्यापारिक अर्थात जो किसान हैं और दुग्ध उत्पादक है उनके हितों की रक्षा कर ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो ट्रंप काफी जिद्दी और पूरी दुनिया को अपने देश अर्थात अमेरिका के सामने झुकाना चाहते हैं, उन्हें आखिर 50% से घटाकर टैरिफ को 18% क्यों करना पड़ गया, यानी कि 32% की कटौती। ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप इतना उदार हो गया, या यूं कहें ट्रंप के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ट्रंप को भारत के लिए इतना नम्र व्यवहार करना पड़ा। सोचने की बात है, पर जो कारण समझ आ रहे हैं उसे ये है कि पहला तो ये कि भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर ये एक सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस जीत के पीछे एक कारण जो समझ आ रहा है वो है 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक डील हुई जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। और इसके बाद से जो समझौते हुए उस पर अमेरिका पर दबाव बढ़ गया और दबाव इतना बढ़ गया कि उसने टैरिफ को घटा दिया। इस टैरिफ कटौती के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में एक दूसरे से मुलाकात की और दोनों ने दावा किया है कि हम एक साथ मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग शामिल होंगे। पर अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्रंप जिस टैरिफ को लेकर पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर वो टैरिफ है क्या। तो हम आज उसी विषय पर बात करेंगे, इस टैरिफ की पूरी अवधारणा समझेंगे, टैरिफ का क्या महत्व है, टैरिफ से भारत को क्या नुकसान है, अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ का जो प्रभाव है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हम आपको आज पूरा अमेरिका और भारत के व्यापारिक सिस्टम में जो टैरिफ है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टैरिफ की अवधारणा, कि टैरिफ होता क्या है। तो सरल भाषा में कहूं तो टैरिफ वह कर है जो कोई देश आयातित वस्तु पर लगाता है। अर्थात अगर मैं यहां से कोई प्रोडक्ट अमेरिका भेज रहा हूं जिसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, वो कहलाता है टैरिफ, जिसे सामान्यतः सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी कहा जाता है। ये बहुत ही सामान्य भाषा में मैं कह रहा हूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सके। अब इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना। मतलब भाई अगर कोई प्रोडक्ट भारत से बनकर अमेरिका जा रहा है तो वहां जो उस प्रोडक्ट को बनाता है उसको भाई कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। अब मान के चलिए कोई 1 रुपए की चीज है, अमेरिका उसको 2 रुपए में बेच रहा है, ठीक। अब यहां पर 1 रुपए मिल रहा है, अब उसको इंपोर्ट ड्यूटी मान के चलो 50% देना पड़ेगा। 1 रुपए का 50 इंपोर्ट ड्यूटी कितना हो गया? 50 पैसा, तो 1.5 रुपए हो गया। तो इसको बढ़ाकर क्या होगा भाई, अब 400% लगा दिया तो 1 रुपए का 400% कितना हो जाएगा? 4 रुपए। तो वो प्रोडक्ट 4 रुपए का मिलेगा जो कि अमेरिका में 2 रुपए मिलेगा। तो ये वहां के घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने का काम करता है। दूसरा है सरकारी राजस्व बढ़ाना। भाई टैक्स बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा और व्यापार संतुलन को प्रभावित करना होता है। मतलब कि भैया हम आपके यहां से कुछ ले रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट को भी आपको बेचवाना पड़ेगा, तो ये व्यापार संतुलन होता है, ठीक। टैरिफ के प्रकार क्या है? एड वैलोरम टैरिफ, अर्थात वस्तु के मूल्य का प्रतिशत, जैसे बताया 1 रुपए की वस्तु पर 400% टैक्स लगा दोगे, ठीक है। विशिष्ट टैरिफ, प्रति इकाई निश्चित कर, मतलब 1 प्रोडक्ट लोगे तो इतना % लगेगा, 2 प्रोडक्ट लोगे तो इतना। और संयोजित टैरिफ, ठीक। लेकिन अधिक टैरिफ संरक्षण वाले को बढ़ावा देते हैं, मतलब टैरिफ बढ़ा दिया तो संरक्षण है,
ठीक है, जिससे अल्पकाल में घरेलू उद्योग सुरक्षित होते हैं। जैसा मैंने बता दिया था कि भैया जो प्रोडक्ट वहां पे 2 रुपए में मिलता है, भारत में 1 रुपए से बन के जाता है, पर 400% टैक्स लगा दिया, 4 रुपए का हो गया, तो वो प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? 2 रुपए में बिकेगा। तो वहां का जो घरेलू उत्पादक है उसको तो आराम मिला ना, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। पर दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा घट सकती है। अब मान के चलो भारत उसको 1 रुपए में बना रहा है, तो उसको और कम करेगा बेचने के लिए, क्योंकि भारत तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो बहुत ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करता है। 721 बिलियन, समझ रहे हो, 721 बिलियन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टैरिफ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। एमएफएन सिद्धांत लागू करने और मुक्त निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना होगा आपने। इसका काम क्या है भैया? सभी देशों के बीच में व्यापारिक समझौता करवाने का। ये चौधरी साहब हैं, व्यापार के चौधरी साहब हैं। अमेरिका जो खुद चौधरी बनता है, तो वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यापारिक समझौते कराने वाले चौधरी साहब हैं। पर ये खुद चौधरी साहब जो है ना, वो अमेरिका के आजकल कब्जे में आ गए हैं। मतलब जो वे बोलते हैं वही वो करते हैं, तो ये एक समस्या है। अब भारत में जो टैरिफ नीति है वो कस्टम एक्ट 1962 और आर्थिक नीतियों के तहत संचालित होती है। 1962 में जो कस्टम्स एक्ट थे उसके तहत अभी तक चल रहा है 2016 तक, तो ये टैरिफ का था। अब सेलर जो होता है, ये मैप है, इसके थ्रू ही पूरा इंपोर्ट ड्यूटी चलता है कि ये सेलर है, यहां से कहानी चालू होती है और ये यहां तक चलता है, और यहां पर क्या क्या टैक्स लगते हैं ये सब इसमें दिया है, और ये है इंपोर्ट टैरिफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भारत अमेरिका का जो व्यापारिक संबंध है उसका इतिहास देखते हैं। तो इतिहास क्या कहता है? शीत युद्ध काल में सीमित रहा। मतलब अमेरिका और भारत का संबंध ऐसे नहीं है कि 2014 से चालू हुआ है, शीतकाल से चल रहा है ना, शीत युद्ध काल। ठीक है, क्योंकि भारत की आर्थिक नीति तब अधिक संरक्षणवादी थी। शीतकाल युद्ध समझ गए। 1991 में आर्थिक सुधार लाए। कौन लाए? मनमोहन सिंह जी। कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उस समय देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सब पे बात की, और उसके बाद भारत में व्यापार का रेजुलेशन आया। मतलब प्राइवेट कंपनियां, बाहर की, विदेशों की प्राइवेट कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार करने लगी। इससे पहले भारत में अधिकतम जो व्यापार था वो निजी कंपनियां भारत की करती थी या फिर सरकारी कंपनियां करती थी। अब आया साल 2000। अब कौन आएगा? आईटी की सेवाएं आएंगी, और भारत में यहां पर बढ़त बनाने की, व्यापार मजबूत हुआ, जबकि वस्तु व्यापार भी बढ़ गया। मतलब 2000 के साल आते आते भारत में आया आईटी, और उसके साथ साथ बढ़ गया वस्तु का व्यापार। लेकिन रक्षा क्वाड इंडो पैसिफिक गहरी हो गई, फिर भी टैरिफ बाजार पहुंचा। अब आपके जहन में आएगा कि जीएसपी क्या होता है। तो जीएसपी एक प्रकार का कार्यक्रम होता है जो क्या करता है कि विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील देशों के सामानों को अपने देश में आयातित करते हैं। मतलब जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों को उनके देश में बनने वाले सामानों को निर्यात करने में मदद करते हैं। तो ये जीएसपी को लेकर भी विवाद रहा, कृषि क्षेत्र में भी विवाद रहा, जो अभी भी विवाद रहा है इस टैरिफ में। ठीक, हाल ही के वर्षों में संवाद और सीमित समझौते के जरिए व्यापारिक संतुलन को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन हालात जस के तस थे। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है, क्योंकि 32% टैरिफ को कम कर दिया गया है। ठीक है, अब ये है 9 ट्रेड डील्स इन 6 ईयर्स, अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है।
सबसे पहले इंडिया UFTA 2026 में हुआ है, इंडिया ओमान का हुआ है, इंडिया FTA टेपा में हुआ है, UAE में हुआ है, 2022 में हुआ है, 21 में हुआ है, 22 में ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, इंडियन यूके का भी हुआ है, इंडियन न्यूजीलैंड FTA और इंडियन US ट्रेड डील। ठीक, तो कुल मिला के 6 साल में 9 ट्रेड डील भारत ने क्रैक कर लिया है। अब इसमें क्या क्या है, अब भारत और अमेरिका का जो टैरिफ डील है, ट्रेड डील है, वो क्या है, फरवरी 2025 में स्टार्ट हुआ है, मार्च अप्रैल 2025 में चालू आगे बढ़ा, मिक्स्ड सिग्नल्स आए जून 25 में, जुलाई में हार्डिंग स्ट्रेटेजी एंड इजोलेशन हुआ है, अगस्त 2025 में पीक पर आया और सितंबर दिसंबर में साइन टू रीसेट द डायलॉग्स आया, जनवरी में क्लोजिंग इन हो गया और फरवरी में डील क्लीन चीट हो गया। ठीक, अब MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसको समझते हैं स्टेटस और टैरिफ। स्टेटस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक मूल सिद्धांत है। ठीक, स्टेटस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक मूल सिद्धांत है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के GATT समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आप कहेंगे कि GATT क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, अर्थात किसी भी देश में ट्रेड और डील करने के लिए जो एक सामान्य समझौता है वो है गेट। अब MFN का अर्थ क्या है, अर्थ यह नहीं है कि किसी देश के विशेष दर्जा दिया जा रहा है, ठीक, बल्कि इसका आशय है कि यदि कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है तो एक देश को कम टैरिफ या व्यापारिक रियायत देता है तो वह रियायत उसे सभी सदस्यों को देनी होगी। अर्थात अगर अमेरिका भारत पे दिलदारी दिखा दिया, ठीक, 18% टैरिफ लगाया है, 50 को 18 कर दिया, तो अब जितने भी WTO के सदस्य होंगे सब पर भी वैसी रियायत दिखाना पड़ेगा, मतलब किसी एक पर मेहरबान नहीं हो सकता। अब इसके पीछे कारण क्या है कि भाई अमेरिका का एक बाजार है और अमेरिका को अपने माल लेना भी है, भारत से माल लेना भी है और उसको भारत में माल बेचना भी है। तो भाई भारत यहां पर दूसरे यूरोपियन देशों से जब संबंध स्थापित करेगा तो अमेरिका को तो दिक्कत होगी, तो ऐसे में क्या करेगा भाई, कम कर दिया। समझ गया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव को समाप्त करना है। अच्छी बात है, भेदभाव समाप्त करना है कि भाई अब भारत को छूट दे दिया तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहा है, चीन को क्यों नहीं दे रहा है, तो ये भेदभाव ही तो कर रहा है ना। तो उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था, चूंकि ये काम अभी कर रहा है, पर कितना अच्छा काम कर रहा है ये प्रश्न चिन्ह है। और पारदर्शिता और पूर्व नियमता सुनिश्चित करना है। ठीक, टैरिफ के संदर्भ में MFN अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आयात शुल्क सभी देशों पर सामान्य रूप से लागू हो। लेकिन MFN के कुछ विवाद भी हैं, MFN के कुछ अपवाद भी है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम्स यूनियन और विकासशील देशों को दी जाने वाली विशेष रियायतें GSP, जो कि भारत को अभी दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ये अपवाद हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, a requirement that countries providing a trade concessions to one trading partner extend the same treatment to the others, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, अब GSP का भारत पर क्या प्रभाव है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक व्यापारिक व्यवस्था है, मैंने पहले ही बता दिया था, जिसके तहत विकसित देश और विकासशील देश दोनों देशों को
कुछ चयनित उत्पादों पर शुल्क मुक्त या रियायती टैरिफ मुक्त सुविधा देती है। चयनित उत्पाद मतलब जैसे भारत का जो है ना कृषि और प्लस मिल्क, अभी आज ही सुबह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर काफी ज्यादा बड़ा बयान दिया है कि क्या क्या है कि अमेरिका ने कृषि और मिल्क पर जो है टैरिफ 0 कर दिया है। तो ये है, तो भाई कृषि और मिल्क का 0 कर दिया, जैसे चुनिंदा चीजों में ये आता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के निर्यात को बढ़ावा देना और उनकी आर्थिक वृद्धि में सहायता करना। ये भी समझ आ गया। अमेरिका में जीएसपी योजना के अंतर्गत भारत लंबे समय तक सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। ये बात सच है। 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया और यह कहते हुए कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों को पर्याप्त और समान बाजार पहुंच नहीं दी। मतलब 2019 में अमेरिका ने बोल दिया कि भारत ने हमको धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया? कि भैया हमसे तो काफी ज्यादा छूट ले लिया पर हमको ही धंधा करने के लिए मार्केट नहीं दे रहा है, ऐसा बोल रहा है। अमेरिका का आरोप था, नहीं दी। अब इस निर्णय का प्रभाव भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ा, जहां पर अमेरिकी बाजार में लागत बढ़ गई कि भैया अब अमेरिका बाजार से जो आता था इसका पैसा बढ़ गया। फिर क्या किया भारत ने? इसको बोला कि ये WTO की भावना के विरुद्ध काम कर रहे हो, तो हम भैया अपने मेक इन इंडिया पर भरोसा कर लेते हैं, घरेलू विनिर्माण पर। फिर वहां से फोकस चालू हो गया। अब ये समझो, टैरिफ पेड ड्यू टू जीएसपी एक्सपेंशन, मतलब कहां कहां पर कितना है। तो ये आपका ये एशिया आ गया, ठीक। यहां से 324.8 इतना बिलियन पैसा वसूलना है। कहां से? एशिया से, ठीक। अब आते हैं ट्रंप प्रशासन। 2017 से 21 का दौर है। अमेरिका ने अमेरिकन फर्स्ट नीति के तहत आक्रामक संरक्षणवादी व्यापारिक नीति अपनाई, जैसे कि बिहार में चल रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, बोले अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट। तो अब क्या किए इस नीति में? क्या किए? अमेरिकी उद्योगों की रक्षा, व्यापार घाटा को कम करना था और घरेलू रोजगार को बढ़ावा देना था। नीतिगत रूप से ये उनकी बढ़िया सोच थी कि भाई जिस देश के वो राष्ट्रपति हैं उस देश में उनको रोजगार को बढ़ाना है, तो ये चीज करना उनके लिए आवश्यक था। फिर क्या किया? अमेरिका ने कई देशों पर उच्च टैरिफ लगाए, जिनमें भारत भी शामिल था। अब ये समझ लो, ट्रंप ने भारत को क्या कहा? हाई टैरिफ नेशन कहा। और स्टील पर 25% टैरिफ, एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ और सेक्शन 332 के तहत टैरिफ लगाया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा कि भैया ये हमारे लिए जरूरी है, इस पर टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। अमेरिका ने जीएसपी सुविधा वापस ले ली, मतलब वही कि विकसित देश विकासशील देशों को रियायत देंगे, वो वाला। भारत अमेरिका उत्पादों को पर्याप्त बाजार नहीं पहुंचा रहा है, ये बात भी बोला उसने, पहले ही बता दिए हैं। भारत ने क्या किया? फिर जवाबी कार्यवाही में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया और मामला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया कि भैया अमेरिका ने स्टील पर और एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ा दिया, तो भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भी टैरिफ को बढ़ा दिया और मामला कहां चला गया? WTO में चला गया, ठीक। अब सेक्शन 332 में स्टील और एल्युमिनियम का जो अमेरिकी टैरिफ है उस पर चर्चा करते हैं। तो सेक्शन 332 अमेरिका के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का एक प्रावधान है, जिसके तहत यदि आयात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए तो राष्ट्रपति आयात पर टैरिफ या प्रतिबंध भी
लगा सकता है। मतलब स्टील और एल्युमिनियम उसकी सुरक्षा को घाटा कर सकता है, भगवान जाने। इसी के तहत वो ला दिया और बोला टैरिफ बढ़ा दिया। इसी प्रावधान के अंतर्गत 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया और अमेरिका का तर्क था कि सस्ते आयात से घरेलू धातु उद्योग कमजोर हो रहे हैं और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस निर्णय से भारत सहित कई देश प्रभावित हुए। भारत ने इसे व्यापार संरक्षणवाद बताते हुए आपत्ति जताई और जवाबी टैरिफ लगा दिया। मामला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद का उपयोग अमेरिका ने करवा दिया कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो WTO वाले ने बोले कि भैया ये तो उसका सुरक्षा का मामला है भैया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहां से विवाद चलते ही आ रहे हैं। ठीक, अब बोला भारत बोला कि भैया तुम तो हमारे स्टील और एल्युमिनियम पर लगा दिए, तो हम कैसे चुप बैठेंगे। हम भी तो भैया बड़े देश हैं, हम भी तो तुम्हारा व्यापार चला रहे हैं। तुम हमारा व्यापार में अगर ऐसा करोगे, टैरिफ लगाओगे, तो हम कैसे चुप बैठेंगे। तो फिर भारत बोला हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो क्या टैरिफ लगाया? जवाबी टैरिफ में प्रतीकात्मक कदम है जिसके तहत कई देश दूसरे देशों द्वारा लगाए गए अनुचित या एक तरफा टैरिफ के जवाब में उसके उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है। अमेरिका सेक्शन 332 के अंतर्गत स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के बाद भारत ने WTO के नियमों के अनुरूप अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाया। इसमें क्या लगा दिया? सेव पर लगा दिया, बादाम पर लगा दिया, अखरोट पर लगा दिया, छोले और कुछ औद्योगिक उत्पाद शामिल थे। मतलब सेव पे लगा दिया, बादाम पे, अखरोट पे, छोले और कुछ औद्योगिक उत्पाद शामिल कर लिए। मतलब अमेरिका भी इसको भेजेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। भारत का उद्देश्य अपने घरेलू किसानों और उद्योगों की रक्षा करना था तथा अमेरिका पर वार्ता के लिए दबाव बनाना था। ठीक, अब भैया ये तो भारत में भी होते हैं, ये तो इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं और यहां भी होते हैं। यह कदम दर्शाता है कि भारत अब व्यापार कूटनीति में अधिक आत्मविश्वासी और रणनीतिक रुख अपना रहा है। ठीक, अब ये देखो आलमंड्स पर 120 रुपए केजी था, 612.12। इंपोर्ट्स कितना हुआ है? 615.12 मिलियन वहां पे इंपोर्ट हुआ है। एप्पल पर 50% लगाया, 145.2 मिलियन इंपोर्ट हुआ है। तो यहां पर टैरिफ इस पर बढ़ गया। अब कृषि उत्पादों पर भी टैरिफ विवाद है जो आज ही सवेरे क्लियर करने का प्रयास किया है। कृषि उत्पादों पर टैरिफ विवाद लंबे समय से चला रहा और मुख्यतः डेयरी, बादाम, सेब और अन्य कृषि उत्पादों से जुड़ा है। अमेरिका यह चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार को अधिक खोले और आयात शुल्क कम करे। मतलब भाई भारत का डेयरी बिजनेस में अच्छा खासा नाम है, बहुत प्रभावी देश है भारत, और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वो भी भारत के डेयरी बिजनेस में कूदे। तो वो शुरू से चाह रहा है कि कृषि और डेयरी बाजार को अधिक खोले, मतलब अमेरिका को और ऑप्शन दे, क्या करके? आयात शुल्क को कम करके। विशेष रूप से डेयरी उत्पादों के मामले में वो धार्मिक सांस्कृतिक मानक है। पशुओं के मांस या रक्त आधारित आहार ना दिए जाने की शर्त अमेरिकन निर्यातकों के लिए बाधा बन रहा है। भारत जो है वो पशुपालन जो है वो सिर्फ एक व्यापार नहीं है। भारत में पशुपालन अर्थात जो डेयरी उद्योग है ना, वो उसके धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो भारत को ये पता है कि अमेरिका जब आएगा तो यहां पर उसके लिए दिक्कत ही पैदा करेगा, क्योंकि भैया अमेरिका में नॉनवेज खाना कोई प्रतिबंधात्मक नहीं है। भारत में आप गौ मांस को खाएंगे तो आपको जेल हो जाएगा, क्योंकि ये धार्मिक मामला है, ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गाय को माता माना जाता है और अमेरिका गाय को माता नहीं मानता। तो भारत को पता है कि ये अमेरिका अगर आएगा ना
तो ये भारत में उपद्रव ही करवाएगा। तो इस कारण से अमेरिका को रोक रोक के थाम थाम के चल रहा है। अब भारत का तर्क है कि खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता विश्वास और किसानों की आजीविका से यह मामला जुड़ा है, इसलिए हम आपके लिए ज्यादा मार्केट नहीं खोल सकते। लेकिन जब आपने स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ के जवाब में भारत सेब और बादाम जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भी जवाबी टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिकी किसानों पर दबाव बढ़ गया। फिर विवाद गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। कृषि संरक्षणवाद और विकासशील देशों के हितों पर बहस को उजागर करता है कि भैया ये भारत और अमेरिका का है, तो भारत ने बोला कि हम आपको डेयरी उद्योग में घुसने नहीं देंगे, तो आपके सेब और उस पे हम लगा देते हैं। अमेरिका बोला कि हम स्टील और एल्युमिनियम पे लगा देते हैं। तो भाई किसानों पर दबाव तो दोनों तरफ बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल टैक्स और टैरिफ विवाद है, ये भी अपना एक आप में बड़ा चर्चा है। डिजिटल टैक्स से आशय उन करों से है जो डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब एक कंपनी जिसके कई देशों में काम होते हैं, कई देशों में कार्यालय होते हैं, उन्हें एमएनसी कहा जाता है। भारत ने 2016 में और फिर 2020 में इक्वलाइजेशन लेवी लागू की, जिसका उद्देश्य उन विदेशी डिजिटल कंपनियों से कर वसूलना था जो भारत में बड़ा राजस्व कमाती है लेकिन स्थायी कार्यालय नहीं रखती। आपने सुना होगा कई कॉरपोरेट कंपनियां विदेशों में संचालित होती है और भारत में भी काम करती है, और यहां पर काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम देती है। हालांकि ये बात अलग है कि वो 8 घंटे के नाम पे 18 घंटे भी वर्क फ्रॉम होम में काम करवाती है, ये निजी बात है। इससे मुख्य रूप से अमेरिका की टेक कंपनियां प्रभावित हुई, जिनमें गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसे फर्म शामिल हैं। अमेरिका ने इस कर को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाना है और इसके जवाब में संभावित टैरिफ कार्यवाही की चेतावनी दी। कि भैया भारत बोला कि यार आप लोग ऑफिस कुछ बना नहीं रहे हो, घर से ही सबको काम करवा रहे हो, तो हमको टैक्स कैसे मिलेगा। तो अमेरिका भाई, तो भारत वाले बोले कि देना पड़ेगा, तो टैरिफ बढ़ाया। फिर अमेरिका को पता चला कि ये सब तो उन्हीं की कंपनियां हैं। फिर वो बोला कि भैया आप हमको निशाना बना रहे हो, हमारी कंपनी पे क्यों टैक्स लगा रहे हो। फिर अमेरिका बोला तुमने हम पे लगाया तो हम तुम पे लगाएंगे। तो ये कहानी है। अब यह विवाद वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में कराधान की नई चुनौतियों को उजागर करता है। बाद में OECD के वैश्विक कर समाधान मतलब 2 पिलर सॉल्यूशन पर सहमति से तनाव कुछ कम हुए कि भाई भारत ने बोला कि नहीं हम टैक्स लगाएंगे, अमेरिका ने बोला नहीं टैक्स कम करो, तो बीच बुचाव में मामला भी सेटल है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्विस टैक्स, ग्लोबल ई कॉमर्स इंपैक्ट, अपन ये देखते हैं। डिजिटल इकोनॉमी फेस न्यू टैक्स बर्डन्स, थ्रेडहोल्ड्स, डिफाइंड टैक्स एप्लीकेबिलिटी, ग्लोबल डिजिटल टैक्स लैंडस्केप, कंप्लेक्सिटीज, ऑनलाइन बिजनेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये है टेक्नोलॉजी एड्स, मतलब ये सब है जिन पर, ये सब सेगमेंट है जिन पर ई कॉमर्स पे इंपैक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत अमेरिकी टैरिफ से जुड़े जो मामले हैं अब उस पर चर्चा करते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म DSM में पहुंच चुके हैं इन लोग। सेक्शन 332 के तहत स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया गया टैरिफ शामिल है, जिसको भारत ने बोला कि भैया ये आपके ही विरुद्ध काम चल रहा है। WTO में बैठकर अमेरिका बोल रहा है कि हम सेक्शन 332 के तहत स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए हैं, तो भारत ऐसे WTO को बोल रहा है कि भैया ये आप ही के घर में बैठ के ना आप ही के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो भैया को समझ नहीं आ रहा है। यही चीज तो भारत समझा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेकर व्यापार संरक्षण किया जा रहा है, जो कि
GATT के सिद्धांतों के विपरीत है, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जवाब में भारत ने अमेरिकी के उत्पादों पर भी जवाबी टैरिफ लगाए, ये चल ही रहा है, जिस पर अमेरिका ने भी आपत्ति दर्ज की। इसके अतिरिक्त कृषि सब्सिडी और सौर ऊर्जा कार्यक्रम और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से जुड़े मामले पर भी WTO में उठे। मतलब एकदम विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति आ गई थी, लग रहा है WTO में। मैं तो गया नहीं था, पर जैसा जो समझ आ रहा है उसमें कि भैया आप कृषि पे भी लगा रहे हो, आप ये सब पे भी लगा रहे हो, तो ये सब चीजें हैं। फिर ये विवाद कहाँ गया? WTO की प्रभावशीलता पीली निकाय की कमजोरी बता रहा है और बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था के भविष्य पर भी प्रश्न खड़े करता है कि भैया अब WTO तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया भी लाइक WTO तुमसे ना हो पाएगा, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। बैरियर्स बनाम नॉन बैरियर, सॉरी, टैरिफ बनाम नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों का अंतर समझते हैं। दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने की प्रमुख साधन है, लेकिन इसकी प्रकृति अलग अलग है। टैरिफ आयात पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, जिससे आयातित वस्तु महंगी हो जाती है और घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता है। कि भैया जैसे कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे भारत से स्टील जाता है अमेरिका में, तो जो आयात शुल्क है वो भारत को देना पड़ता है। इसके विपरीत NTBS मतलब भारत जो आयात करता है, उस पर अमेरिका को टैरिफ देना पड़ता है। ठीक, इसके विपरीत NTBS अप्रत्यक्ष प्रतिबंधित होते हैं, जैसे कि गुणवत्ता मानक, स्वास्थ्य व स्वच्छता नियम, तकनीकी मानक, कोटा, लाइसेंसिंग और लेबलिंग की शर्तें हैं। ये किस में आता है? टैरिफ बैरियर्स में, नॉन टैरिफ बैरियर्स में। वर्तमान में वैश्विक व्यापार में NTBS का उपयोग अधिक बढ़ा है, क्योंकि ये WTO नियमों के भीतर रहते हुए भी संरक्षणवाद को बढ़ावा दे सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और टैरिफ को पारदर्शी मानता है, जबकि NTBS को छिपा हुआ संरक्षणवाद कहा जाता है कि भैया ये खुल्लम खुल्ला संरक्षण दे रहा है कि नहीं हम बचाएंगे अपने देश को, और ये बोलता है कि भैया ठीक 10 रुपए तुम कमाओ, थोड़ा सा 8 रुपए मैं भी कमाता हूं। तो ये नॉन टैरिफ का है कहानी, इसको हमने समझ गया। जैसे कि भारत में अमेरिकी विवाद में डेयरी मानक, डिजिटल नियम और तकनीकी शर्तें इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नॉन टैरिफ का बैरियर्स है, लाइसेंस, क्वोट्स, एम्बैर्गेज और इंपोर्ट डिपॉजिट। मेक इन इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव क्या हो गया? मेक इन इंडिया का पहला उद्देश्य था भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, निर्यात बढ़ाना और रोजगार सृजन करना। अमेरिका द्वारा स्टील, एल्युमिनियम और कुछ अन्य उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ से भारतीय विनिर्यात महंगा हुआ, जिससे अल्पकाल में ही कुछ विनिर्माण क्षेत्र जैसे कि धातु, इंजीनियरिंग, गुड्स पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ गया। हालांकि इन टैरिफ ने भारत को घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन और वैल्यू चेन अपग्रेडेशन को जोर देने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLE, लॉजिस्टिक सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदम तेज कर दिए। कुल मिलाकर रणनीतिक दृष्टि से अमेरिकी टैरिफ ने मेक इन इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर दी। ठीक, भारत क्या क्या निर्यात करता है? अमेरिकी टैरिफ और व्यापार नीतियों का भारत के निर्यात पर क्षेत्रवार अलग अलग प्रभाव पड़ा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत ने जेनेरिक दवाओं की लागत प्रतिस्पर्धा कारण अपेक्षाकृत मजबूती बनाए रखी है।
मतलब भारत अब यहाँ पर आगे बढ़ रहा है अमेरिका से। हालांकि नियामकीय मानकों और मूल्य दबाव से मार्जिन प्रभावित हो गया है। टेक्सटाइल क्षेत्र में टैरिफ और जीएसपी वापसी का सीधा असर पड़ा, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो गए और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इसके विपरीत आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं जैसे आईटीएस अपेक्षाकृत कम प्रभावित रही, क्योंकि यह सेवा आधारित निर्यात है और टैरिफ से सीधे नहीं जुड़ता, मतलब ये नॉन टैरिफ में है ना। फिर भी वीजा नीतियां और डिजिटल नियम अप्रत्यक्ष बाधाएं बनी हुई है। कुल मिलाकर इन नीतियों ने भारत को निर्यात, विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और सेवाओं में बढ़त बनाए रखने की रणनीति अपनाने पर प्रेरित कर दिया है कि मतलब भैया भारत का फायदा करवा दिया अमेरिकी टैरिफ। ठीक, अब देखते हैं रणनीतिक साझेदारी बनाम व्यापार विवाद। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि रणनीतिक साझेदारी बनाम व्यापारिक विवाद। भारत और अमेरिका के संबंधों में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने के बावजूद व्यापार विवाद बने रहते हैं। रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, समुद्री सुरक्षा और क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देश की करीबी साझेदारी है। अमेरिकी भारत को एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति मानता है, जबकि भारत अमेरिका को तकनीक, निवेश और सुरक्षा सहयोग का प्रमुख स्रोत समझता है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चीन से अगर लड़ना है तो अमेरिका को भारत के साथ रहना जरूरी है और भारत को अमेरिका के साथ रहना जरूरी है। इसी कारण इन लोग भरपूर विवाद भी कर रहे हैं, पर रक्षा के मामले में, इंडो पैसिफिक रणनीति में, समुद्री सुरक्षा में और क्वाड में एक दूसरे के एकदम सगे भाई टाइप का बैठ के काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें यही कहना चाहता है। बावजूद इसके टैरिफ, जीएसपी, कृषि बाजार पहुंच, डिजिटल टैक्स और व्यापार घाटे जैसे मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में मतभेद उभरते रहते हैं। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक हित और आर्थिक हित हमेशा समांतर नहीं चलते। कि भाई ये बात है कि भैया व्यापार में हम थोड़ा बहुत घाटा सह लेंगे, उसके लिए लड़ लेंगे, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आती है या देश को बचाने की बात है या अपने वर्चस्व की रक्षा की बात है तो दोनों भाई मिलकर ही काम करेंगे। समझ गए? कुल मिलाकर ये कहना है कि हम भले भी एक डिसमिल खेत के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई दूसरा आ गया एक डिसमिल खेत पर भी कब्जा करने, फिर दोनों भाई मिलकर मारेंगे। इसमें कहने का तात्पर्य यही है। हालिया वर्षों में टैरिफ विवाद और समाधान जो हुए हैं उस पर अब चर्चा कर लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवादों का समाधान हाल ही के वर्षों में व्यापारिक कूटनीति और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हो रहा है। 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुछ उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया, जिससे विवाद बढ़ा था। बातचीत के कई दौर हुए और दोनों पक्षों ने व्यापार संबंध बाधाओं को कम करने की दिशा में कदम उठाए। 2026 की शुरुआत में दोनों देशों ने एक पक्षीय व्यापारिक समझौते, बिलियर ट्रेड एग्रीमेंट मतलब बीटीए की रूपरेखा तैयार की, जिसके तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर मौजूद शुल्क को लगभग 50% से घटाकर 18% कर दिया। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था। इसके बदले में भारत ने अमेरिकी सामान पर कुछ शुल्क और गैर टैरिफ बाधाएं हटाने तथा दीर्घकालिक खरीद प्रतिस्पर्धाओं पर सहमति जताई, जिससे ऊर्जा और विमान खरीदी शामिल है। कि बोले चलो भैया टैरिफ कम करो, हम तुम्हारे यहां से कुछ खरीद लेते हैं, तो बोले वे विमान खरीद लेते हैं। यह समझौता विवाद को कम कर वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है। यह प्रगति दर्शाती है कि व्यापारिक विवाद समाधान केवल WTO विवाद निपटान तक सीमित नहीं है। मतलब यह है कि भैया WTO तुमसे ना हो पाएगा, हम दोनों ही आपस में निपट लेते हैं, ऐसा अमेरिका और भारत ने बोल दिया। ठीक, अब टैरिफ जो लगाया है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो जानते हैं। टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव था, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक रूप से यह है कि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिलता है, विशेषकर स्टील, टेक्सटाइल और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। इसमें स्थानीय उत्पाद, रोजगार सृजन और मेक इन इंडिया
आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को बल मिलता है, सरकार को आयात शुल्क से राजस्व भी प्राप्त होता है। हालांकि नकारात्मक पक्ष में टैरिफ बढ़ने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और उपभोक्ता कल्याण घटता है। निर्यात आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल महंगा होने से प्रतिस्पर्धात्मक कम हो सकती है। साथ ही अधिक टैरिफ जवाबी कार्यवाही को जन्म दे सकते हैं, जिससे व्यापार तनाव बढ़ता है। इसलिए भारत एक संतुलित टैरिफ नीति अपनाता है जो WTO के नियमों के अनुरूप और विकास प्रतिस्पर्धा को साथ में लेकर चलता है। अब जो अमेरिकी भारत संतुलन है वो भी देख लेते हैं। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का एक केंद्रीय पहलू है। वस्तु व्यापार में अमेरिका को भारत के साथ घाटा रहता है, क्योंकि भारत फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और रत्न आभूषण का निर्यात करता है, तो भैया अमेरिका ये चीज भारत में कम बेचता है। इसके अलावा सर्विस ट्रेड में भी विशेषकर IT और ITS में भारत को स्पष्ट लाभ मिलता है, जहां अमेरिकी कंपनियां भारत में सेवाओं पर निर्भर है कि भैया मतलब अमेरिका की कंपनियां भारत में सेवाएं देती है और भारत उससे टैक्स वसूलता है कि आप हमारे यहाँ के कमा रहे हो। यह असंतुलन टैरिफ बाजार और नीति विवादों का कारण बनता है। अमेरिका व्यापार घाटा घटाने पर जोर देता है, जबकि भारत सेवाओं में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को रणनीतिक ताकत मानता है। भविष्य की दिशा क्या है? तनाव को कम कर दिया है। मार्च तक एक औपचारिक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को अंजाम देंगे, जिसमें अमेरिकी भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ को घटाकर लगभग 18% कर रहा है। ठीक, हालांकि अभी तक पूर्ण FTA नहीं हुआ है, लेकिन यह कदम द्विपक्षीय व्यापार और औपचारिक संरचित रूप टैरिफ व गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की दिशा में बड़ा संकेत देता है। वैश्विक आर्थिक कूटनीति टैरिफ नीति मुक्त व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और दिखाता है कि भारत अपने FTA नेटवर्क को विस्तृत कर रहा है, जैसे EU व अन्य देशों के साथ समझौते। तो कुल मिलाकर हमने भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ विवाद था उसको समझने का प्रयास किया, और ये समझने का प्रयास किया कि भैया अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ घटा दिया है वो उसकी रणनीति है। मतलब वो डर कर नहीं घटा रहा है, वो रणनीति के तहत घटा रहा है, क्योंकि अमेरिका को बेहतर तरीके से पता है कि इंडो पैसिफिक में अगर चाइना से उसको टक्कर लेना है या चाइना को रोकना है तो भारत उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी देश है। क्योंकि अगर भारत उसके साथ नहीं देता और यहाँ पर आपका चाइना, रशिया और भारत एक हो जाएंगे तो अमेरिका के लिए बड़ी गड़बड़ है। तो भारत को किसी भी हाल में अमेरिका अपने पाले में ही रखना चाहता है। हालांकि वो घाटा भी सह रहा है, तो वो बोल रहा है कि हम सह लेंगे। तो कुल मिलाकर 18% इसी नाम से किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अमेरिकी टैरिफ को समझने का प्रयास किया, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, बोलचाल की भाषा में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर बटन भी दबाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।